हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका लाइफ साइंस आसान भाषा में। तो पिछले लेक्चर में वीडियो में हमने देखा कि जो सेल होता है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अभी हम आज इस टॉपिक में जानेंगे कि हाउ माइक्रोस्कोप रिवील द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ द सेल, कि कैसे माइक्रोस्कोप रिवील करता है जो सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ सेल। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम जो सेल्स देख रहे हैं, क्योंकि सेल्स जो होते हैं वो माइक्रो लेवल पे होते हैं, तो उसको देखने के लिए हमारी आंखें इतनी कैपेसिटी वाली नहीं है कि उसको देख सके। तो उसके लिए हमें लेंस का यूज करना होगा। तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप भी यूज करेंगे। तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे माइक्रोस्कोप ने हेल्प किया इन सेल को जानने के लिए। उसके अंदर हम अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बहुत सारे साइंटिस्ट है उसने कैसे डिस्कवर किया ये जो पूरा हिडन वर्ल्ड ऑफ सेल्स है थ्रू माइक्रोस्कोप। क्योंकि सबसे पहले हमको पता ही नहीं था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ऐसे सेल्स भी होते हैं जो इतने छोटे होते हैं। फिर हम देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप फ्रॉम सिंपल लेंस टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो वो पूरी प्रोसेस भी देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास तो बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप था और फिर अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो उस दोनों के लेवल में क्या फर्क है, उसकी दोनों की डिटेल में क्या फर्क है, और हम किस लेवल तक देख सकते हैं सेल्स को। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि जो स्ट्रक्चर एंड उसका जो फंक्शन होता है, दो तरीके के सेल्स, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे ही हमने माइक्रोस्कोप से सेल्स को देखा तो हमको पता चला कि कुछ सेल्स जो होते हैं उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग होते हैं और उस दूसरे सेल के भी अलग होते हैं। इसलिए हमने उसको दो टाइप के सेल्स में डिवाइड कर दिया। एक वन है प्रोकैरियोट्स और सेकंड है यूकैरियोट्स। फिर हम जानेंगे कि रोल ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, कि जो सेल्स के अंदर काम करने वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं छोटे छोटे, वो कैसे काम करते हैं और एक साथ वो कैसे काम करते हैं और हेल्प करते हैं किसी भी लिविंग सिस्टम को जिंदा रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। फिर हम जानेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए और ये एंडोसिम्बायोसिस प्रोसेस क्या, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए कि हमारा इवोल्यूशन, हमारे सेल्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। फिर हम जानेंगे कि वाई सेल्स आर कंसिडर्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसी इन सभी चीजों को जानने के बाद एग्जैक्ट हमें पता चलेगा कि हाँ, इसी की वजह से सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो पहले वाला लेक्चर है उसका डिटेल वर्जन है। फिर हम जानेंगे कि हाउ साइंटिफिक डिस्कवरीज डेवलप स्टेप बाय स्टेप ओवर द टाइम, कि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज है वो कैसे वन बाय वन डेवलप हुई और उससे हमें क्या मदद मिली सेल्स को जानने के लिए। अब जैसे ही हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते, इतने टॉपिक क्लियर कर लेते, उसके बाद हम देखेंगे केस स्टडीज। केस स्टडीज के अंदर हमने तीन लेवल रखे हैं, एक बीएससी लेवल, एक एमएससी लेवल और एक रिसर्च लेवल। अलग अलग लेवल पे हम जानेंगे, केस स्टडी को देखेंगे, उसके बाद हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी। केस स्टडी हम इसलिए रख रहे हैं कि जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो वो सही है कि नहीं और कितना डीपली हम समझे उसको पता लगाने के लिए हम केस स्टडी रखें, ताकि हमें मदद मिल सके इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। फिर उसके बाद हम एमसीक्यू देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड करेंगे। फिर आगे फर्दर लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे जो अलग अलग नेशनल लेवल की लाइफ साइंस के रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है उसमें हेल्पफुल करेगी। और यूनिवर्सिटीज की जो बीएससी एमएससी लेवल की जो एग्जाम, उसमें भी जो क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे हैंडल करना है वो भी हम सीखेंगे। लास्टली हमें
जैसे हम ये वीडियो खत्म कर लेते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में एक फ्री बेस्ट नोट्स मिलेगी जिसके अंदर पूरी की पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, पूरे के पूरे लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पहले लेक्चर में देखा था सेल्स के बारे में, कि सेल्स क्या होता है, क्यों होता है, उसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप आई बटन में देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर उसमें भी नहीं है तो आप चैनल में जाके उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट जानेंगे इस वीडियो में कि जो सेल्स है उसका पता कैसे लगा। हमने सेल्स के बारे में जान लिया ओवरऑल ऊपर ऊपर से। फिर अभी हम देख रहे हैं कि ये पता कैसे चला कि सेल्स ही होता है, और कैसे ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल हमें पता चले, और कैसे ये काम भी करते हैं, उससे क्या हेल्प मिलेगी। चलिए समझते हैं वन बाय वन। तो देखने के भी अलग अलग लेवल है। आप यूनिवर्स को देखो, सबसे बड़ा होता है, उसके लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। अर्थ है हमारी पृथ्वी, फिर हमारी बॉडी है, फिर हमारी जो टिश्यूज है, जो हमारी चमड़ी है, उसको अगर हम जूम करके देख तो कुछ इस तरह दिखेगी। फिर उसके बाद उसके अंदर अगर एक लेयर को देखा जाए, उसके अंदर अगर एक सेल को जूम करके देखें तो ऐसे एक पूरा सेल दिखे। अभी उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होंगे, न्यूक्लियस होगा, क्रोमोसोम्स होंगे। अभी जैसे यूनिवर्स को देखने के लिए हमें टेलीस्कोप के यूज चाहिए, उसी तरह माइक्रोस्कोपिक लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं वो माइक्रो लेवल पे होते हैं। तो उसी वजह से जब 1665 में ये अब अभी हम देख रहे हैं कि कैसे जो सेल्स को जानने की जो प्रोसेस है कैसे चालू हुई, और अभी तक हमने क्या क्या देखा। तो इन 1665 रॉबर्ट हुक करके एक वैज्ञानिक थे, उसने एक पेड़ को एग्जामिन किया, जो कॉर्क करके एक पेड़ आता है, उसको देखा। उसके अंदर उसको ऐसे कंपार्टमेंट दिखे, अलग अलग। तब से लेके उसके बाद एंटोनियो वान ल्यूवेनहोक आए, 16 में, लेट 16 में। फिर 1838 टू 1839 सेल्डन और स्वान आए, और उसके बाद 1816 में लुइस पास्चर आए। तो ये जो 1665 है, उससे लेकर 1860 तक की जो जर्नी है उसको हम डिटेल में जान। चलिए सबसे पहले रोबोट हुक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रोबोट हुक के बारे में जाने, जो रोबोट हुक थे वो एक फिजिशियन थे, इंजीनियर भी थे, नेचुरल फिलोसोफर भी थे। तो अलग अलग एक्सपर्टीज उसके पास, क्योंकि वो फिजिशियन थे, इंजीनियर थे, तो अलग अलग मटेरियल के बारे में जानना उनका पैशन था, उसका शौक। एक बार उसको एक क्वेश्चन आया कि ये जो कोक का पेड़ है, उस पेड़ के अंदर जो लकड़ा होता है वो किससे बना होता है। क्योंकि उसको एक क्यूरियोसिटी हुई कि चले देखते हैं कि ये पेड़ के जो टुकड़ा है उसके अंदर क्या हो सकता है, ये ऐसा तो क्या है उस टुकड़े में, वो किससे बना है। अभी वो क्यूरियोसिटी कहाँ से आई, तो जो और का जो बार्क होता है, बाहर की जो
लेयर होता है वो एक तो लाइट वेट होता है, मतलब वजन में बहुत कम होता है। दूसरा इलास्टिक होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। उसको हम आसानी से कट कर सकते हैं। तो उसको देख के रोबोट हुक को क्यूरियोसिटी जागी कि ऐसा तो क्या है इस मटेरियल में कि इतना इम्पोर्टेंट है। और उसी मटेरियल, इसी लकड़े का अलग अलग जगहों पे उस टाइम यूज होता है। तो उस क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए, सोल्व करने के लिए, रोबोट हुक ने क्या किया, एक सिंपल लेंस का यूज किया उसको देखने के लिए। लेकिन सबसे पहले जब देखा तो उसमें अच्छे से नहीं दिख रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था? कि जो लकड़ा था वो बहुत बड़ा था। क्योंकि उसके अंदर की जो चीजें देखनी है तो उसको अगर देखना है तो बड़ा अगर साइज रखेंगे तो अच्छे से नहीं दिखे। तो क्या किया, उसको बीच में से काट दिया और एकदम थीन स्लाइस जैसा बनाया। तो जो अर्ली के जो माइक्रोस्कोप थे उसके अंदर थीन स्पेसिमेन रिक्वायर्ड था। क्यों रिक्वायर्ड था? क्योंकि लाइट को पास होना। अभी देखो, पहले तो हम माइक्रोस्कोप को समझेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पर एक इमेज आप देख सकते हो। उसके अंदर क्या दिखाया गया है कि एक तो लाइट सोर्स है, नीचे की तरफ से ऑयल लैंप है, उसमें से लाइट पास होती है। फिर एक कंडेंसर है जो पूरी की पूरी लाइट को एक जगह फोकस करता है। और वही लाइट के आगे एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? जो सबसे ऑब्जेक्ट के नजीक, ऑब्जेक्ट मतलब वो वस्तु जिसको हमें एग्जामिन करना। इस केस में ये जो पेड़ की जो स्लाइस है वो है। तो हमने बीचों बीच वो स्लाइस रखी। अब वो इतनी थीन होनी चाहिए ताकि जो वेव है, जो लाइट की वेव होती है, जो प्रकाश होता है, वो अच्छे से आर पार जा सके। और आर पार जाने के बाद ये आप देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग आईपीस लेंस होता है, जो आंखों के नजदीक वाला जो लेंस होता है, वो वाला लेंस जिसे आईपीस लेंस बोलते हैं, उसमें पूरा का पूरा इमेज जाए और बड़ा होके दिखे। तो ये कॉन्सेप्ट था कि जो लाइट है वो किसी भी स्पेसिमेन के आर पार हो जानी चाहिए, तभी वो स्पेसिमेन चमकेगा और उसकी जो डिटेल होगी उसके बारे में हमें पता चले। तो जब रोबोट हुक ने वो ऑब्जर्वेशन चालू किए तो उसको क्या दिखा? तो उसको देखा कि बहुत सारे हजारों टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट दिखे। मतलब बहुत सारे खाली कंपार्टमेंट थे जिसमें कुछ नहीं था, बहुत ही खाली थे। ये आप देख सकते हैं खाली थे कितने सारे। और उसको देख के उसको जो उस टाइम के अंदर जो मोंक थे, जो साधु संत होते हैं, वो एक अलग से अलग अलग कंपार्टमेंट में रहते थे। उसके अंदर ऐसे ही कंपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो उसको किसी साधु की जो रूम होते थे, जहां उसके घर होते हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा घर, उससे उसे एक इंस्पिरेशन मिली, एक आइडिया मिला कि जो ऐसे जो रूम होते हैं, ऐसे ही वेल्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं इस पेड़ के अंदर। तो उससे इंस्पिरेशन लेके उसने उसको सेल नाम दिया, जिसको सेलिस बोलते हैं। तो सेलिस मतलब जो साधु संत के रहने के जो रूम होते हैं वो एकदम अंदर से खाली होते हैं, क्योंकि वो साधु संत जो होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं, इसलिए ज्यादा वस्तुएं नहीं रखते। तो खाली कम होता है सब। उसी वजह से उसको सेलिस कहते थे और सेलिस से एक सेल वर्ड यूज हुआ। तो इसी वजह से हम उसको सेल से बोलेंगे। तो सबसे पहले रोबोट हुक ने एग्जामिन किया कि हाँ, पेड़ के अंदर उसकी जो छाल होती है, उसका जो आउटर लेयर होता है, उसको अगर हम कट करें और माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें ऐसे कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे जिसको हम सेल बोलेंगे। क्योंकि वो जो मटेरियल है
वो इतने सारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स जो एक तरह से दिखने वाले हैं उसी से बना है। तो उसी को उसने नाम दिया कि सेल्स है ये। उस दौरान क्योंकि लकड़ा जो था उसके अंदर जो सेल्स थे वो मरे हुए, तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं था, ना ही डीएनए था, ना ही साइटोप्लाज्म था, ना ही ऑर्गेनेल्स, पूरा का पूरा खाली। तो रोबोट हुक ने डेड सेल देखे, लाइव सेल नहीं देखे। जो प्लांट के डेड सेल है वो देखे हैं, खाली कंपार्टमेंट देखे हैं सेल्यूलर। तो 1665 में पहले साइंटिस्ट थे, उसने डिस्क्राइब किया कि उसको हम सेल्स बोल सकते हैं। अब उसी के साथ सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न मेडिसिन, ऐसी ब्रांच का विस्तार होना चालू हो गया। क्योंकि अगर हमने एक सेल्स को देखा तो बहुत सारे सेल्स को अलग अलग पेड़ों में देख सकते हैं, अलग अलग एनिमल में देख सकते हैं। तो ये एक फाउंडेशन थी रोबोट हुक ने देख के, सेल्स नाम देख के, जिससे हमें अंदर का जो मटेरियल है उसके बारे में पता चले। तो the simple observation of the thin cork slice under a early microscope revealed the hidden cellular architecture of the life and laid the foundation of modern biology. तो ऐसे हमने रोबोट के बारे में जाना कि कैसे उसकी क्यूरियोसिटी, उसको तो ऐसा अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, वो तो बस मटेरियल के बारे में जानना चाहता था। उसको नहीं पता था कि ऐसे खाली कंपार्टमेंट मिलेंगे बहुत सारे, जिसमें कुछ नहीं है, एक बस सेल वॉल जैसा कुछ है। और उसको देख के उसे साधु जो मोंक होते थे उसके रूम की याद आई, और उससे उसको जो सेलिस बोलते हैं उससे उनको सेल्स नाम दिया। तो अभी तक हमने बस जाना कि रोबोट होंगे कैसे अल्टीमेटली एक मरे हुए सेल्स को डिस्कवर किया प्लांट के अंदर। उसके बाद 1674 टू 1683 में एंटोनियन लिवनहोफ जो होता है साइंटिस्ट, उसने कैसे सेल्स की डिस्कवर की हुई वो भी देखेंगे। तो जो लिवनहोफ थे वो जब ये बात है 1700 की साल, लेदरलैंड के लेदरलैंड में रहते थे वो, एक क्लोथ मर्चेंट थे, मतलब जो कपड़े हैं उसके व्यापारी थे। तो उसका काम था कि वो देखे कि कपड़े की जो क्वालिटी है वो अच्छी है कि नहीं। तो उसके लिए वो लेंस का यूज करते थे। तो जनरली वो नॉर्मल लेंस का यूज करते थे, लेकिन उसको एक क्यूरियोसिटी हुई कि अगर मुझे अच्छे से किसी भी कपड़े का जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो धागे होते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करनी है तो मुझे अच्छा लेंस चाहिए। तो उसने क्या किया, सबसे पहले कि जो ग्लास होता है लेंस का उसको ग्राइंड करना चालू किया, फिर उसको पॉलिशिंग की, फिर ग्लास को मेल्ट किया ताकि उसकी क्वालिटी अच्छे से बने। अब जनरली जो लेंस होते हैं उसका जो शेप बनता है, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, लेकिन अगर हमें उसकी क्वालिटी सुधारनी है तो ऐसे ऐसी प्रोसेस को फॉलो करना होगा। और उसकी वजह से क्या हुआ, एक अच्छा माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, उसके अंदर जो लेंस थे वो बहुत अच्छे थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे आंख की पोजीशन आएगी, फिर एक स्फेरिकल लेंस आएगा, फिर ये मेटल प्लेट की प्लेट होगी, फिर एक फोकसिंग स्क्रू होगा जो फोकस करने के लिए हेल्प करेगा, और नीचे स्पेसिमेंट होगा, और उसके नीचे लाइट होगी जिसकी वजह से हमें किसी भी चीज को देखना है। तो जनरली ट्रेडिशनली क्या यूज होते थे, मल्टीपल लेंस यूज होते थे। अभी पहले ऐसा माना जाता था कि बहुत सारे लेंस देखेंगे, यूज करेंगे
तो जो इमेज बनेगी वो अच्छी बनेगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति कपड़े का व्यापारी है, अगर उसको कपड़ा देखना है तो उसकी क्वालिटी चेक करनी है, तो वो क्या ट्राई करेगा कि चलो मैं एक से ज्यादा लेंस को यूज कर लेता हूँ जिससे अच्छे से क्वालिटी दिखे। एक मायने में सही भी है, लेकिन क्योंकि जो लेंस होते थे उसकी क्वालिटी ही बेकार थी तो अच्छे से देख नहीं। तो फिर लेवन हुक ने क्या किया कि बहुत सारे लेंस नहीं लेने, बस एक ही लेंस लेने। तो उसने सिंगल लेंस का यूज किया, जिससे क्या हुआ, एकदम शार्प इमेज बनी और रिजोल्यूशन भी अच्छा हुआ। तो जो हमने रोबोट हुक के अंदर जो मैग्निफिकेशन देखा था 30x का, मतलब जैसे हम किसी भी पिक्चर को जूम करते हैं मोबाइल में, उस तरीके से देखें तो 30x तक मैग्निफिकेशन उसके आसपास रोबोट हुक को के जो लेंस थे उसमें देखने को मिला था, जो माइक्रोस्कोप यूज होता था। लेकिन 11 हुक में क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई तो 200 टू 300 तक मैग्निफिकेशन हुई। उसकी वजह से फिर उसने जो जो कपड़े के धागे देखे वो अच्छे क्वालिटी के है कि नहीं, उसको जानने में उसको हेल्प हुई। लेकिन एक बार क्या हुआ, जैसे हमें कोई चीज मिल जाती है तो अलग अलग जगह हम ट्राई करते हैं। ऐसे ही एंटोनियो लियोन हुक ने क्या किया, अलग अलग जगहों से सैंपल लेना चालू किए। एक बार क्या किया, तालाब का पानी लिया, उसको चेक किया। फिर रेन वाटर लिया, जो बारिश का पानी होता है। फिर देखा कि दांत के अंदर क्या कुछ है कि नहीं। फिर पेपर पेपर वाटर इन्फ्यूजन। अभी इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो लियोन हुक ने सबसे पहले तालाब का जो पानी था वो लिया, उसको माइक्रोस्कोप में देखा। उसने जब माइक्रोस्कोप में देखा, अभी उसने तालाब का पानी ही क्यों लिया, क्योंकि उसका मैग्निफिकेशन अगर 100x टू 300x हो गया तो उसको मतलब उसको डिटेल में सब पता चल रहा था। उसने जब कपड़े का डिटेल देखा तो उसको एकदम क्लियर कट दिख रहा था कि ये क्वालिटी अच्छी है और ये नहीं है। तो उसने ऐसा सोचा कि जब तालाब में एक दिन क्या होता है कि तालाब जो था वो नॉर्मल एकदम क्लीन, लेकिन एक दो दिन के बाद और या फिर एक दो हफ्ते के बाद जब लिवन हॉक फिर से विजिट करने आए तो एकदम क्लाउडी था, जो नीला नीला सा हो गया। तो उसको एक क्यूरियोसिटी हुई कि उसके अंदर क्या। तो उसने क्या किया, उसका पानी लिया, एक ड्रॉप डाला और उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा कि इसके अंदर क्या है। तो उसको क्या देखने को मिला, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिले, जो क्या कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, रिप्रोडक्शन कर रहे थे, एक से दो बन रहे थे। तो उसको देखने से एकदम सरप्राइजिंग हुआ कि तालाब में भी ऐसा कुछ हो सकता है। फिर उसको डाउट हुआ तो उसने क्या किया कि अभी तालाब का नहीं, अभी हम फ्रेश वाटर यूज करेंगे, जो बारिश का पानी है वो। तो उसने क्या किया, अभी बारिश के पानी को चेक करने का चाहता, तो उसका ड्रॉप डाला। उसको पता चला कि इतना देखने को नहीं मिला, एकदम क्लीन था, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं। फिर उसके बाद उसने और एक बार देखा कि अगर इसके अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो क्या हमारे दांत के अंदर हो सकता है, कोई हमारे बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो उसके अंदर उसने दांत भी लिया और एक स्क्रैपर से उसको स्क्रैप किया और उसी मटेरियल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसमें भी उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले। फिर एक बार क्या हुआ, वो जानना चाहते थे कि ये जो पेपर है जिसको हम काली मिर्च बोलते हैं वो इतनी स्पाइसी क्यों है। जैसे हमने वो रोबोट हुक के केस में देखा कि जो रोबोट हुक है वो जानना चाहते थे कि जो कोर्क का पेड़ है वो इतना इलास्टिक क्यों है, फ्लेक्सिबल क्यों है। उसमें इस मटेरियल ऐसा तो मटेरियल क्या है जिसकी वजह से उसको इतनी अच्छी क्वालिटी मिल रही थी। तो ऐसे ही लिवन हुक को भी लगा, सेम क्यूरियोसिटी उसको भी लगी, लेकिन इस बार उसको काली मिर्च में दिखी कि
ऐसा तो क्या है काली मिर्च में कि इतना उसको स्पाइसी बनाते। तो उसने क्या किया, उसको एक ग्लास में डाला और पानी के अंदर डुबो दी, 2-3 काली मिर्च। फिर 1-2 वीक के बाद, 1-2 सप्ताह के बाद आके देखा तो पूरा जो ग्लास था एकदम क्लाउडी बन गया। तो उसको क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा क्यों? मैं तो बस जान रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि काली मिर्च को अगर पानी में डाले तो उसकी जो स्पाइसीनेस है वो कम हो। उस हिसाब से वो जानना चाहता था कि होती है कि नहीं, क्योंकि अगर पानी में डिज़ोल्व करोगे तो हो सकता है उसके न्यूट्रिशंस डिज़ोल्व हो जाए और उससे वो जो स्पाइसीनेस था, वो जो तीखापन था वो कम हो जाए। लेकिन जब वो क्लाउडी हुआ तो उसको फिर से जानने की उत्सुकता हो कि उसके अंदर क्या है। तो उसने भी जो वाटर था उसके अंदर उसको देखा, तो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखा, सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जो सेम स्विमिंग कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, रिप्रोडक्शन बिहेवियर शो कर रहे थे, एक से दो बन रहे थे। तो इससे उसको आश्चर्य हुआ कि ये सब क्या। तो जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत ही टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको देखने को मिले, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, कोकोइडल सेल, फ्लैजेलेट सेल। फिर उन्होंने अलग अलग सैंपल ट्राई किए, जैसे स्पर्म सेल को भी देखा, रेड ब्लड सेल को भी देखा। उसमें उन्होंने देखने को मिला कि बहुत सारे जितने भी एनिमल है, तभी तो ऐसा नहीं था कि उसको बैक्टीरिया बोल दे या फिर प्रोटिस्टा बोल दे। उस टाइम के उसको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। इवन 1674 और 1683 तक किसी को इतना आइडिया नहीं था कि जनरल लोगों को लगता था कि हाँ पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, बस और क्या ही हो सकता है। लेकिन इस माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव करने की वजह से ये जो छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनविजिबल वर्ल्ड, उसको देखने का मौका मिला। तो क्योंकि ये छोटे थे तो एनी और मैक्यूल्स छोटे, और एनी मतलब एनिमल्स, तो इसी वजह से ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले टर्म दी कि उसको हम एनिमेक्यूल्स बोलेंगे। एनिमेक्यूल्स मतलब टाइनी एनिमल्स, छोटे एनिमल्स। तो जो अब तक हम ह्यूमन आई विजिबल वर्ल्ड से सिर्फ प्लांट और एनिमल को देख रहे थे, माइक्रोस्कोपी से हेल्प से हम इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख रहे थे। वहां से पूरी माइक्रोबायोलॉजी शुरू हुई। तो अभी तक लोगों को पता नहीं था कि हाँ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते। बाद में मॉडर्न साइंस ने उन एनिमेक्यूल्स को बताया कि ये एनिमल्क्यूल्स नहीं है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि वो एनिमल नहीं थे। एनिमल की डेफिनेशन अलग थी, लेकिन उस समय तक लीवन ने उसको एनिमेक्यूल बोल दिया। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि जो जिंदा लिविंग सेल किसने देखे, तो उसमें आएगा एंटोनियो लियोन। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया किसने की? लियोन ने। सबसे पहले देखा कि प्रोटोजुआ, स्पर्म सेल को देखा, आरबीसी को देखा, तभी फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी शुरू हुई। तो एक सिंगल ड्रॉप के अंदर कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते, वो फाइंड आउट किया लियोन ने। तो ऐसे ही मॉडर्न बायोलॉजी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी आगे बढ़ी। सो ऐसा नहीं है कि लियोन ह्यूक ने सिर्फ माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया, उसने पूरी ह्यूमन आई को खुली कर दी एक जीते माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वर्ल्ड में, जिसको हम अभी बैक्टीरिया कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, प्रोटिस्टा कहते हैं, आर्किया बोलते हैं। अभी जैसे यहाँ हमने देखा कि जो हरी, जो काली मिर्च होती है उसके अंदर ऐसा क्या होता है, तो उसके अंदर ग्रोथ होने वाले न्यूट्रिशंस होते हैं। जैसे ह्यूमन को न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, ऐसे ही बैक्टीरिया भी की न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। तो ऐसे क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन थे और बैक्टीरिया भी थे, तो उसको ग्रो करने के लिए हेल्पफुल हुए। अभी मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी में उसको एज अ कल्चर मीडिया यूज करते हैं।
क्योंकि अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है तो उसको खाना भी तो देना है। खाना मतलब क्या, वो न्यूट्रिशंस। तो वही न्यूट्रिशंस हम यूज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के। उस टाइम लिवेनहुक को नहीं पता था। उसने पानी के अंदर काली मिर्च इसीलिए लगाई ताकि उसको देखना था कि ये जो तीखापन है वो कम हो सके। लेकिन उसने अल्टीमेटली एक कल्चर का ग्रोथ बना दिया, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो ग्रोथ हो गई, इसलिए वो क्लाउडी बना।